आप देख रहे हैं जियो लाइव। चलिए शुरू करते हैं। बाकी आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज हम बात करेंगे एसएससी के एप्लीकेशन फॉर्म में जो आयु सीमा में छूट प्राप्त होनी है और वो किस तरह प्राप्त होनी है, कौन सी कैटेगरी में कितनी कितनी छूट मिलनी है, उसके बारे में आज जानकारी लेंगे। और एक बात और मैं बता दूं आपको, जो एसएससी में ये छूट आयु सीमा में छूट मिलेगी किस तरह मिलेगी, ये इन्होंने अपने पोर्टल पे भी जो नोटिस है उसके अंदर, नोटिस के अंदर पूरी जानकारी दी हुई है और पूरी तरह साफ लिखा हुआ है इन्होंने। तो मेरी सलाह यह है कि आप कृपया नोटिस भी ध्यानपूर्वक पढ़ें एक बार। बाकी मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ और बता रहा हूँ उसके बारे में। तो इन्होंने जो आयु सीमा में छूट दी है वो 1/1/2022 को 18 से 27 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। और गणना ये करेंगे 2/1/1995 से पहले, और ना ही 1/1/2004 के बाद। अब कहने का मतलब है कि 1995 से पहले नहीं होना चाहिए, और 1/1/2004 के बाद जन्म ना लिया हो तो वो अभ्यर्थी इसके लिए पात्र है। ये आयु सीमा की जो गणना होगी ये 1/1/2022 तक है, यानी कि 1 जनवरी 2022 तक इन आयु सीमा को गणना की जाएगी और उसको ये जोड़ा जाएगा। तो इसमें जो सबसे पहली कैटेगरी आती है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति। तो इनको मिलेगी 5 वर्ष की छूट। अन्य पिछड़ा वर्ग को इनको मिलेगी 3 वर्ष की छूट। और शारीरिक दिव्यांग जो आरक्षित नहीं है, कहने का मतलब जो दिव्यांग व्यक्ति, जो हैंडीकैप्ड व्यक्ति, डिसेबल्ड व्यक्ति जो जनरल कैटेगरी में आते हैं, तो उनको मिलेगी आपको 10 साल की छूट। और वो दिव्यांग व्यक्ति जो SC ST OBC में आते हैं, तो उनको मिलेगी 10 से 13 वर्ष की छूट। और जो SC ST कैटेगरी में आते हैं दिव्यांग व्यक्ति, तो उनको मिल जाएगी 15 वर्ष की छूट। रही बात भूतपूर्व सैनिकों की, तो ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को वास्तविक आयु में से सैन्य सेवा की अवधि घटाने के बाद वो 3 वर्ष तक की छूट इनको मिल जाएगी। और इसी में जो आयु सीमा में छूट है भूतपूर्व सैनिकों के लिए, इन्होंने काफी लंबी चौड़ी कैटेगरी बनाई हुई है। तो इसी में कैटेगरी में एक मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। किसी दूसरे देश से संघर्ष के दौरान अथवा किसी उपद्रवग्रस्त इलाके में फौजी कार्रवाई के दौरान अगर वो घायल हो जाता है और उसके परिणाम स्वरूप उसको नौकरी से निर्मुक्त कर दिया जाता है, तो वो भूतपूर्व सैनिक की कैटेगरी कहलाएगी उसकी, और उनको 3 साल की छूट मिल जाएगी। इसी तरह किसी दूसरे देश से संघर्ष के दौरान, जैसे कि आजकल संघर्ष हो रहा है ये रूस का, और उसमें जो सैनिक घायल हो जाते हैं और इस दौरान उनको नौकरी से निर्मुक्त कर दिया जाता है, यानी कि सेवानिवृत्ति दे दी जाती है, तो वो सब कार्मिक भूतपूर्व सैनिकों की गिनती में आते हैं। तो इसी के अंतर्गत अगर वो सैनिक जो यहाँ का बता रहा हूं मैं अपने भारत का, अगर SC ST कैटेगरी में आता है तो उनको फिर 8 साल की छूट मिलेगी। यानी जनरल सैनिक को जो कैटेगरी में नहीं आता उनको 3 साल की मिल जाएगी, लेकिन भूतपूर्व सैनिक है, और जो भूतपूर्व सैनिक है लेकिन SC ST कैटेगरी में भी आता है तो उनको 8 साल की छूट मिल जाएगी। इसी तरह केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारी, जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन प्राप्त की अंतिम तिथि तक कम से कम 3 वर्षों की नियमित व निरंतर सेवा कर ली हो या की हो, तो उनको मिलेगी 40 वर्ष की छूट। और जी आगे है, केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारी जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि को कम से कम 3 वर्षों की नियमित व निरंतर सेवा की हो, लेकिन वो SC ST में भी है, यानी कि वो कैटेगरी में भी आते हैं, तो इनको 45 वर्ष की छूट मिल जाएगी। विधवाएं, तलाकशुदा महिलाएं तथा अपने पति से न्यायिक विच्छेद प्राप्त महिलाएं जिन्होंने पुनः विवाह नहीं किया हो, यानी विधवाएं महिलाएं और तलाकशुदा महिलाएं, लेकिन अपने, और वो महिलाएं भी जो अपने पति से अलग रह रही हो और उन्होंने दूसरा विवाह ना करो, तो उनको 35 वर्ष की छूट मिल जाएगी। और इसी कैटेगरी में अगर वो SC ST OBC से आती है तो फिर इनको 40 वर्ष की छूट और मिल जाएगी। कहने का मतलब 5 साल की छूट इनको अतिरिक्त मिल जाएगी, जो SC ST कैटेगरी में विधवाएं तलाकशुदा महिलाएं आती है। तो इसके अलावा
अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में भरी गई जन्म तिथि और वही मैट्रिक माध्यमिक परीक्षा प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि आयु पात्रता के निर्धारण के लिए स्वीकार की जाएगी तथा बाद में इसमें किसी परिवर्तन के अनुरोध पर न तो विचार किया जाएगा और न ही इसकी अनुमति दी जाएगी। इस बात का ध्यान रखना विशेषकर ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने अपनी पुनर्नियुक्ति के लिए भूतपूर्व सैनिक को दिए जाने वाले आरक्षण के लाभ को प्राप्त करके नियमित आधार पर केंद्र सरकार के अंतर्गत सिविल पदों में समूह ग और समूह घ पदों में पहले से ही नौकरी प्राप्त कर ली है, वो भूतपूर्व सैनिक श्रेणी में आरक्षण और शुल्क में छूट प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं है। तो ये चीज आप विशेष तौर से ध्यान रखना। तथा तथापि वह उत्तरवर्ती नियोजन के लिए भूतपूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं यदि वह सिविल नौकरी में पदभार ग्रहण करने के बाद तुरंत विभिन्न रिक्तियों जिसके लिए उसने कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी दिनांक 14 अगस्त 2014 का जो इनका कोई संज्ञान है और उसमें जो उल्लेखित प्रारंभिक सिविल नौकरी में कार्यभार ग्रहण से पहले रिक्तियों के लिए आवेदन किया था कि आवेदनों की तिथि वार ब्यौरे के संबंध में संबंधित नियोक्ता को स्वतः घोषणा करता हूं, वचन देता हूं, ये सब इसमें लिखा होगा। इसके बाद सशस्त्र सेनाओं में एक भूतपूर्व सैनिक की काल अप सर्विस की अवधि आयु में छूट प्राप्त करने के उद्देश्य से नियमानुसार सशस्त्र सेनाओं में प्रदत्त सेवा के रूप में भी मानी जाएगी। आरक्षण के लाभों को प्राप्त करने के प्रयोजन से भूतपूर्व सैनिक माने जाने के लिए संघ की तीनों सशस्त्र सेनाओं के किसी भी सैनिक के लिए आवश्यक है कि उसने उस पद सेवा के लिए आवेदन पत्र भेजने के संगत समय पर इसे या उसकी पढ़ा जाए भूतपूर्व सैनिक का दर्जा पहले ही हासिल कर लिया हो। कहने का मतलब है कि आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के प्रयोजन से भूतपूर्व सैनिक माने जाने के लिए जो इनकी गाइडलाइन है उसको उसने पूरा कर लिया हो, ये भूतपूर्व सैनिक की कैटेगरी में आ चुका है, तो ही उसको ये फॉर्म भर सकता है, ये फॉर्म सबमिट कर सकता है, अप्लाई कर सकता है इसके लिए। अथवा उसे सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त दस्तावेजी सबूतों के द्वारा अपनी इस अर्जित हकदारी को सिद्ध करने की स्थिति में होना चाहिए। भाई उसको ये भी सिद्ध करने की स्थिति में होना चाहिए कि मैं भूतपूर्व सैनिक हूँ। ऐसा नहीं हो कि फॉर्म भर दिया और वो साबित ही नहीं कर पाया कि मैं भूतपूर्व सैनिक हूँ, तो फिर वो गलत हो जाएगा। इसके बाद उसे सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त दस्तावेजी सबूतों के द्वारा अपनी इस अर्जित हकदारी को सिद्ध करने की स्थिति में भी होना चाहिए कि भाई जो प्राधिकारी इसको वेरीफाई करेगा उनके दस्तावेजों को कि आप भूतपूर्व सैनिक हो या नहीं हो, तो अगर वो वेरीफाई हो जाते हैं तो इस फॉर्म को वो भर सकते हैं। अन्यथा झूठ मूठ आप ये मत कह देना जी कि हम पे ये प्रमाण पत्र है, वो है, हम भूतपूर्व सैनिक है। ऐसा कई बार होता है सैनिकों के मामलों में। तो अ, कि वह आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि से 1 वर्ष की निर्धारित अवधि के भीतर सशस्त्र सेनाओं की विनिर्दिष्ट सेवा की अवधि पूरी कर लेगा। ऐसे अभ्यर्थियों ने आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि से 1 वर्ष की निर्धारित अवधि के भीतर एक भूतपूर्व सैनिक का दर्जा भी अवश्य प्राप्त कर लिया हो। अच्छा, इन्होंने एक स्पष्टीकरण नहीं दिया इसमें। स्पष्टीकरण भूतपूर्व सैनिकों के लिए दिया इन्होंने कि वो भूतपूर्व सैनिक किस तरह अपने आप को मानेंगे। जिसने भारतीय संघ की नियमित थल सेना, नौसेना या वायुसेना में लड़ाकू सैनिक अथवा गैर लड़ाकू सैनिक के रूप में किसी भी पद पर सेवा की हो। मतलब इन जो हमारी सेना है इस तीनों सेनाओं में किसी भी पद पर हो, मतलब इसकी सेवा की हो, तथा जो पेंशन प्राप्त हो जाने के बाद उस सेवा से निवृत्त अथवा कार्य मुक्त हुआ हो। इसमें व्यक्ति भी शामिल है जो अपने अनुरोध पर सेवानिवृत्त भी हो अथवा जिन्हें नियोक्ता द्वारा कार्यमुक्त किया गया हो किंतु अपनी पेंशन लेने के बाद, मतलब सुरक्षा से जो सेवानिवृत्त हुए हैं तो वो भी भूतपूर्व सैनिक की कैटेगरी में आएंगे। इसके अलावा इनके और भी स्पष्टीकरण है और भी अ, अ, जिसे सैनिक सेवा अपने नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण ऐसी सेवा से चिकित्सा आधार पर कार्यभुत किया गया हो तथा जिसे चिकित्सा अथवा अन्य असक्तता पेंशन दी गई हो। कहने का मतलब यह है कि अगर वो कोई बीमारी के कारण सेवानिवृत्त हुआ हो, कोई उससे बड़ी बीमारी है तो इस कारण उसको सेवानिवृत्त होना पड़ा है या कर दिया गया हो और उसकी पेंशन भी चालू है, तो वो सब भूतपूर्व सैनिक की कैटेगरी में आएगी। ये एक स्पष्टीकरण है। और
जिसे कर्मचारियों में कटौती के परिणाम स्वरूप उस सेवा से कार्य मुक्त किया गया हो। तो ये एक विशेष बात ये भी है कि कई बार छटनी होती है कर्मचारियों की कि कोई विशेष परिस्थितियों के कारण, तो वो भी भूतपूर्व सैनिकों की गिनती में आएगी, क्योंकि वो स्वेच्छा से नहीं हटे, उन्हें कुछ कारणों की वजह से ही सेवानिवृत्त किया गया होगा। इसके अलावा जिसे सेवा की विशिष्ट अवधि को पूरा करने के बाद अपने अनुरोध अथवा दुराचरण अथवा अकुशलता के कारण सेवा मुक्त या बर्खास्त न होकर किसी अन्य कारण से सेवा मुक्त किया गया हो, तथा जिसे सेवा उपदान दिया गया हो, और इसमें प्रादेशिक सेना के कार्मिक शामिल है, नामतः निरंतर मृत्यु सेवा अथवा अलग अलग अवधियों में की गई आहरक सेवा वाले पेंशनधारी। भाई वो सैनिक भी इसमें शामिल है। कहने का मतलब कई बार होता है कि दुराचरण के कारण, उनके गंदे व्यवहार के कारण उनको निकाल दिया जाता है। तो वो सैनिक तो पात्र बिल्कुल नहीं है। और इन सब के अलावा उनको किसी और कारण से सेवा मुक्त किया गया हो डिपार्टमेंट ने, तो वो सब भूतपूर्व सैनिक की कैटेगरी में आएगी। सैन्य डाक सेवा के कार्मिक जो कि नियमित सेना के अंग हैं और जो अपनी मूल सेवा में प्रत्यावर्तित हुए बिना सैन्य डाक सेवा से पेंशन सहित सेवानिवृत्त हुए हैं, अथवा अपने नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण अथवा सैन्य सेवा के कारण चिकित्सा आधार पर असक्त होकर सैन्य डाक सेवा से कार्य मुक्त हुए हैं, उन्हें चिकित्सा अथवा अन्य निःशक्तता पेंशन मिली हुई है। तो सैन्य जो डाकिये होते हैं सेना के, तो उन्होंने जो सेवा की है और उनकी पेंशन मिल रही है उनको, तो वो सब भूतपूर्व सैनिकों के अंतर्गत ही आते हैं। और कई बार कई बीमारियों के कारण भी उनको सेवा मुक्त होना पड़ता है, तो वो सब भूतपूर्व सैनिक है, वो माने जाएंगे भूतपूर्व सैनिक। ये इनका एक स्पष्टीकरण है। कुछ स्पष्टीकरण और है इनके। ऐसे कार्मिक जो 14 अप्रैल 1987 से पूर्व सैन्य डाक सेवा में 6 माह से अधिक अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर थे, तो वो भी भूतपूर्व सैनिक माने जाएंगे। प्रांतीय सेना ने प्रांतीय सेना के कार्मिक सहित सशस्त्र सेनाओं के वीरता पुरस्कार विजेता, यानी ये सभी भूतपूर्व सैनिक की कैटेगरी में आएंगे जिन्हें वीरता पुरस्कार मिल रहा है, प्रांतीय सेना में रह चुके हैं वो। और भर्ती हुए भूतपूर्व सैनिक जिन्हें चिकित्सा आधार पर निकाला गया है अथवा कार्य मुक्त किया गया है और जिन्हें चिकित्सा निःशक्तता पेंशन दी गई है, तो इसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ, इन्होंने दोबारा इस पे लिख दिया है। और अब इसमें एक विशेष बात है कि एक मैट्रिक भूतपूर्व सैनिक, जिसमें वो भूतपूर्व सैनिक भी शामिल है जिसने भारतीय सेना शिक्षा का विशेष प्रमाण पत्र या नौसेना या वायुसेना में तदनुरूपी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, यानी जिसने सेना में कोई विशेष प्रमाण पत्र प्राप्त कर रखा हो, जिसने आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को संघ की सशस्त्र सेनाओं में कम से कम 15 वर्ष की सेवा की हो, को केवल भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पदों के लिए समूह गए पदों पर नियुक्ति के लिए पात्र समझा जाएगा। आते ऐसे मैट्रिकुलेट भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तारीख को 15 वर्ष की सेवा पूरी नहीं की हो, इन पदों के लिए पात्र नहीं है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये बड़े ध्यान से पढ़ने वाली बात है, और आप ध्यान से सुनोगे तो शायद समझ में आ जाएगा आपको। और इसमें एक विशेष बात और है, जो स्पष्टीकरण है कि बहुत से सैनिकों के पुत्र पुत्रियां ये सोचते हैं कि जी हमारे पिताजी सेना में रह चुके हैं, तो हमें भी उसका लाभ मिलना चाहिए, कि हम भी भूतपूर्व सैनिक की कैटेगरी में आते हैं तो हमें उसका आरक्षण मिलना चाहिए। तो वो सब कैटेगरी में नहीं आएंगे। तो ये सब उनको नहीं दर्शाना चाहिए कि ऐसे अभ्यर्थी को अपनी श्रेणी भूतपूर्व सैनिक के रूप में नहीं दर्शानी चाहिए। और अब आती है बात प्रमाणन की प्रक्रिया एवं प्रमाण पत्रों का प्रारूप। जो अभ्यर्थी आरक्षित रिक्तियों के लिए विचार किए जाने अथवा आयु में छूट पाने के इच्छुक है, उन्हें निर्धारित प्रपत्र में सक्षम पदाधिकारी से प्राप्त अपेक्षित प्रमाण पत्र उस समय प्रस्तुत करना होगा जब इन प्रमाण पत्रों की आयोग के संबंधित क्षेत्रीय उप क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा दस्तावेज सत्यापन के समय मांग की जाएगी। वो सब दस्तावेज दिखाने पड़ेंगे, इसलिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपने साथ हमेशा रखें। जो भी आपकी योग्यता है, जो भी स्किल है, जो प्रमाण पत्र है, SC ST के सर्टिफिकेट्स हैं, और भूतपूर्व सैनिकों के जो प्रमाण पत्र वो सब अपने साथ रखें ओरिजिनल। और अथवा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति
अन्य पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस और दिव्यांग और भूतपूर्व सैनिक और दिव्यांग भूतपूर्व सैनिक स्थिति के उनके दावों को स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा उनकी अभ्यर्थता आवेदनों पत्रों को सामान्य श्रेणी के अंतर्गत माना जाएगा। किनका माना जाएगा? जो ये दस्तावेज नहीं दिखा पाएंगे, तो वो जनरल कैटेगरी में आ जाएंगे सबके सब। प्रमाण पत्रों के प्रारूप इस परीक्षा की विज्ञप्ति के साथ संलग्न है। जो एक प्रारूप है इनका भी क्या क्या आपको दिखाना है उस समय, तो वो एक प्रारूप प्रमाण पत्र इस परीक्षा जो दोगे आप, इसकी जो विज्ञप्ति है उसके साथ एक अटैच किया हुआ है इन्होंने। दिव्यांग व्यक्ति समान अवसर अधिकारों का संरक्षण और पूर्व सहभागिता अधिनियम 1995-96 के अधीन जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाण पत्र भी वैध होगा। यानी ये एक अधिनियम है 1995-96 का, हैंडीकैप्ट सर्टिफिकेट जो बनता है उसका, अगर इसके अंतर्गत बना हुआ है तो वो भी वैध होगा और किसी अन्य प्रारूप में प्राप्त प्रमाण पत्रों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। कोई वैसे लिख के दे दीजिए मैं हैंडीकैप्ट हूँ, मैं इतने परसेंट है मेरी, ये है वो है, तो वो मान्य बिल्कुल नहीं माना जाएगा। इस बात का आप ध्यान रखना। ये विशेषकर हैंडीकैप्ट वालों को ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि उन्हीं के लिए है ये। अब आती है बात अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस और भूतपूर्व सैनिक, भूतपूर्व दिव्यांग सैनिक, इन सबका वो दर्जे का दावा, यानी वो इस कैटेगरी का दावा करने अथवा अन्य किसी भी लाभ अर्थात शुल्क में छूट, आरक्षण, आयु में छूट आदि के लिए निर्णायक तिथि ऑनलाइन आवेदन पत्रों को प्राप्त करने की अंतिम तिथि अर्थात 7/3/2022 तक होगा। यानी ये सब जो दावे है, ये छूट है, ये कैटेगरी है, ये सब आपको 7/3/2022 तक ही सबमिट कर देने चाहिए। आप उसके बाद अगर आप जमा करोगे एप्लीकेशन में लिखोगे तो वो सब मान्य नहीं होगे फिर। तो लास्ट तारीख से पहले पहले आप फॉर्म सबमिट कर दो तो वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। और इसके बाद आती है जी, अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण के आधार पर नियुक्ति की मांग कर रहे व्यक्ति को अवश्य सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके पास जाति संहिताओं का प्रमाण पत्र हो तथा वो निर्णायक तिथि को क्रीमी लेयर में नहीं आती हो। कहने का मतलब यह है कि जो अन्य पिछड़ा वर्ग है, इसमें अन्य पिछड़े वर्ग की बात नहीं है, बाकी सबके लिए ये, चाहे SC ST कोई भी हो, तो वो किसी क्रिमिनल किसी अपराध में शामिल ना हो। तो इस बात का आप ध्यान रखना, कोई ऐसी गतिविधि आपके साथ हुई है तो वो क्रिमिनल में आ जाएगी और वो इस छूट के पात्र भी नहीं होंगे और शायद उनका फॉर्म सबमिट भी ना हो पाए। अभ्यर्थी उपरोक्त के संबंध में ये भी नोट करें कि उनकी अभ्यर्थता तब तक अनंतम रहेगी जब तक कि नियुक्त प्राधिकारी द्वारा संबंधित दस्तावेज की यथा तथ्यता की पुष्टि नहीं कर ली जाती। अभ्यर्थी को चेतावनी दी जाती है कि यदि वे कपट पूर्वक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांग सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस दर्जे, भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांग भूतपूर्व सैनिक, इन सब दर्जे का दावा करते हैं और उनके पास जाली दस्तावेज है तो वो मान्य नहीं होंगे। और अगर वो ऐसा दिखा देते हैं उनको और पकड़े जाते हैं तो फिर वो बिल्कुल उनकी परीक्षाओं से खारिज कर दिए जाएंगे और हो सकता है कि भविष्य में दोबारा SSC के फॉर्म भी फिल ना कर पाए। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। और ये सब बातें बाकी इसमें इनके नोटिस में खूब विस्तार से लिखी हुई है इन्होंने। तो फॉर्म फिल करने से पहले, फॉर्म भरने से पहले आप इन नोटिफिकेशन को बड़े ध्यान से पढ़िए और ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पूरी नॉलेज हो जाएगी फॉर्म किस तरह फिल करने हैं। तो बस इतना ही था इस वीडियो में और मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। SSC के ऊपर ही और अच्छी जानकारियां साझा करूंगा आपके साथ। तो धन्यवाद। कैसी लगी आपकी वीडियो? लाइक और कमेंट कीजिए। थैंक यू।